Hello friends, this is the third chapter of Geography. The name of this chapter is Drainage. In today's video, we'll study what are peninsular rivers, about different types of lakes, what is the role of rivers in an economy, and about river pollution. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ने से। सबसे पहले हम बात करेंगे द नर्मदा बेसिन के बारे में। फ्रेंड्स, द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक हिल्स से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अपनी जर्नी में इट क्रिएट्स मैनी पिक्चरेस्क लोकेशंस, यानी कि ये अपने कोर्स में बहुत सुंदर और अच्छी दिखने वाली लोकेशंस का निर्माण करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स, और दूसरा एग्जाम्पल है द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर plunges over steep rocks, यानी कि धुआंधार फॉल्स जिसमें ये रिवर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से और लंबे सीधे पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती है। फ्रेंड्स, नर्मदा की सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी होती हैं और नर्मदा बेसिन कवर करता है मध्य प्रदेश और गुजरात के पास। अगली पेनिनसुलर रिवर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द तापी बेसिन। Friends, Tapi River rises in the Satpura ranges in Betul district of Madhya Pradesh. तापी रिवर राइज करती है सतपुरा रेंजेस में से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये रिवर एक वैली से होते हुए फ्लो करती है, जो कि नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि उसके साथ साथ है, लेकिन लेंथ में बहुत छोटी है। ये रिवर बेसिन कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट्स। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर विद इट्स लेंथ ऑफ 1500 किलोमीटर्स इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी कि गोदावरी 1500 किलोमीटर्स लंबी है, जो कि इसे सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर बनाता है। It rises from the slopes of Western Ghats in Nasik and flows into the Bay of Bengal. ये रिवर राइज करती है वेस्टर्न घाट्स की स्लोप्स से, जो कि नासिक में है, और अल्टीमेटली ये रिवर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मंजरा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा। फ्रेंड्स, आपको पता है अपनी लंबी लेंथ और अपने साइज के चलते गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर जिसकी हम बात करेंगे वो है द महानदी बेसिन। फ्रेंड्स, महानदी रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि महानदी रिवर 860 किलोमीटर्स लंबी है। इट राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये रिवर छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स यानी कि ऊंचे भागों में से निकलती है। ये रिवर ओडिशा से फ्लो करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कवर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है द कृष्णा बेसिन। रिवर कृष्णा is 1400 kilometers long and it rises from a spring near Mahabaleshwar and reaches the Bay of Bengal. यानी कि कृष्णा रिवर 1400 किलोमीटर लंबी है और ये राइज करती है, निकलती है फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक झरने से, और वो झरना महाबलेश्वर के पास है। फाइनली ये रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है।
इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा। इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन शेयर करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स। लास्ट पेनिनसुलर रिवर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द कावेरी बेसिन। Friends, the Kaveri River is 760 kilometers long and it rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu। यानी कि कावेरी रिवर 760 किलोमीटर लंबी है और ये राइज करती है ब्रह्मागिरी रेंज में से। और ये रेंज कहाँ है? ये रेंज वेस्टर्न घाट्स में है। फाइनली ये रिवर जाकर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु के साउथ से होकर। इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कवर करता है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के स्टेट्स के पार्ट्स। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हुई पेनिनसुलर रिवर्स की। अब हम बात करते हैं लेक्स की। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन ये लेक्स जो होती हैं ये डिफ़र करती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं एक दूसरे में इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, यानी कि उनके साइज के अकॉर्डिंग और उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर फीचर्स के अकॉर्डिंग। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ज़्यादातर लेक्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, और कुछ रेंज ऐसी होती हैं जिनमें पानी सिर्फ बारिश से आता है, रेनफॉल से आता है रेनी सीजन्स में। फ्रेंड्स, जिन लेक्स में पानी रेनफॉल से आता है वो डिफरेंट सीजन्स में, यानी कि उन सीजन में जब बारिश नहीं होती तब ये लेक्स सूखी भी पड़ जाती हैं। There are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets। और उसमें से कुछ ऐसी भी लेक्स होती हैं जो कि ग्लेशियर्स और आइस शीट से पिघलने से या उनके किसी एक्शन की वजह से बनी होती हैं। अलग अलग तरह की लेक्स में चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। A meandering river across a flood plain forms cut-offs that later develops into ऑक्सबो लेक्स। इसका मतलब है घुमावदार नदियाँ जो कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलती हैं प्लेन्स में, वो कट ऑफ्स बना लेती हैं जो कि आगे चलकर ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑक्सबो लेक्स कैसी दिखती हैं। फिर आती हैं लेगून्स। लेगून्स शैलो वाटर बॉडीज होती हैं, यानी कि कम गहरी वाटर बॉडीज होती हैं जो एक किसी बड़ी वाटर बॉडी से अलग हो गई होती हैं। इंडिया में लेगून का एग्जाम्पल है चिलिका लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक। फ्रेंड्स, कुछ लेक्स जो होती हैं वो सीजनल लेक्स भी होती हैं, जैसे कि राजस्थान में सांभर लेक। दिस इज अ सॉल्ट वाटर लेक, यानी कि ये नमकीन पानी की लेक है और इस लेक का पानी यूज होता है सॉल्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन्स, यानी कि ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक जो होती हैं वो हिमालयन रीजन में होती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, यानी कि उनका ओरिजिन ग्लेशियर्स से हुआ होता है, ग्लेशियर्स के पानी से हुआ होता है। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में द वूलर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक, और वूलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेंड्स, अब तक हमने जिन भी लेक्स के बारे में पढ़ा वो सारी नेचुरल लेक्स हैं, लेकिन इस तरह भी लेक्स बनती हैं कि जब रिवर्स पर डैम्स बनाए जाते हैं तो उनसे भी लेक्स फॉर्म होती हैं। इन्हें आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं, और इन लेक्स का पानी यूज होता है हाइडल पावर जनरेट करने में, यानी कि पानी से बनी ऊर्जा जनरेट करने में, बनाने में। इसका एक एग्जाम्पल है गुरु गोबिंद सागर लेक, जो कि
भाखरा नंगर डैम प्रोजेक्ट के वजह से बनी है। ये तो थी सारी डिफरेंट टाइप्स की लेक्स। चलिए अब जानते हैं कि इन लेक्स की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है दैट अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। एक लेक हेल्प करती है एक रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में और मेंटेन करने में। ड्यूरिंग हेवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब भारी बारिशें होती हैं तब ये लेक्स बाढ़ आने से रोकती हैं, और जब सूखा पड़ता है तब ये लेक्स हेल्प करती हैं रिवर्स में वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। जैसा कि अभी मैंने बताया, लेक्स का पानी हाइडल पावर यानी कि पानी से बनी एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। वो अपने आसपास के क्लाइमेट को भी अच्छा बनाकर रखती हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि पानी में रहने वाले जल जीवों को भी बचा कर रखती हैं, उनका इकोसिस्टम मेंटेन करके रखती हैं। एनहांस नेचुरल ब्यूटी, अपने आसपास की सुंदरता बढ़ाती हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और लोगों के घूमने फिरने की जगह भी प्रोवाइड करती हैं। इन सभी रीजंस की वजह से लेक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिवर्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन आवर इकोनॉमी। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि वाटर हमारे आसपास पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी डेली की ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मदद करता है। यही रीज़न है कि रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। यानी कि यही रीज़न है कि जो भी पुरानी सभ्यताएं, पुरानी सिविलाइजेशंस बनी थी, वो सभी रिवर के किनारों पे बनी थी। यही सेटलमेंट्स धीरे धीरे चल के बड़े शहरों में बदल गए। इसके अलावा रिवर्स का पानी यूज होता है इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए और बहुत सारे कई अलग अलग यूजेस के लिए भी। रिवर्स हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। A heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. यानी कि बड़ी बड़ी मात्रा में untreated sewage और इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। The growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affects the quality of water. यानी कि वाटर की बढ़ती घरेलू और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर चाहे कहीं से भी हो, डिमांड वाटर के लेवल को कम करे जा रही है और उसकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर रिवर की अपनी एक सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी भी होती है, यानी कि वो अपने आप को खुद से ही साफ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड असिमिलेट पॉल्यूशन लोड्स विदिन 20 किलोमीटर्स ऑफ लार्ज सिटीज। गंगा वाटर अपने अंदर मिला सकता है 20 किलोमीटर्स तक सिटी का पॉल्यूशन। But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen. लेकिन बढ़ती इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन से ये चीज़ नहीं हो पाती। And the pollution level of many rivers has been rising. और इसके चलते pollution level बहुत सारी नदियों का rise करता जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही। आई होप कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। Let's see what did we learn today. We learned about peninsular rivers. We learned about lakes. हमने जाना कि rivers की importance क्या होती है और हमने river pollution के बारे में भी बात करी।
फ्रेंड्स, आप घर जाकर अपनी बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया में से चैप्टर 3 ड्रेनेज ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।